Hello to everyone. My name is Nikhil Bajpayee. My teaching subject is mathematics, and in this demo video session I will teach here the topic name determinant. अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इस टॉपिक का नाम है सारणिक। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सारणिक। यानी कि डिटर्मिनेंट। अगर इस टॉपिक में बात करें तो इसमें आ जाती है इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, और सांकेतिक निरूपण या कह सकते हैं इस चीज को डेफिनेशन एंड नोटेशन। अगर मैं एक वर्ग आव्यूह की बात करूं यानी कि एक वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स की, ये एक वर्ग आव्यूह है जिसमें से दो रो है और दो कॉलम यानी कि दो पंक्ति और दो स्तंभ है। ये हमारा आव्यूह है। आव्यूह क्या होता है? एक तरह का अरे होता है, यानी कि जहां पे हम किसी नंबर को या किसी वस्तु को या किसी फंक्शन को अरेंज कर सकते हैं। सारी बात आप सबको समझ में। इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए ये अरे कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सारणिक की। अगर मैं सारणिक की बात करता हूं द्वितीय कोटि की, तो यहां पे इसको लिखने का हमारा तरीका हो जाएगा ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा यहां पर यहां पे हम क्या लिखते हैं? ब्रैकेट जो नहीं होती, स्क्वायर ब्रैकेट, या कह सकते हैं वर्ग कोष्टक। इनको हम लिखते हैं किसमें? वर्ग कोष्टक में। यहां पे क्या करते हैं? दो स्तंभों के बीच में लिखते हैं। इतनी बात आप सब लोगों को समझ में आ गई। यहां पे ये देखिए, ये और ये लाइन है एक वर्टिकल इस तरीके से, और इनके बीच में ये नंबर है। ठीक है, सारणिक को लिखने का तरीका, अगर इस वर्ग आव्यूह को अगर मैं ए कहता हूं, मैट्रिक्स ए ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो यहां पे ये क्या है? दूसरी कोटि की। दूसरी कोटि का मतलब हो गया जिसमें से दो पंक्ति और दो स्तंभ होंगी। ये बात आपको समझ में आ चुकी। अभी मैं बता दूंगा पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। अगर मैं यहां पर ऊर्ध्वाधर देखना शुरू करूं तो इन्हें बोलते हैं स्तंभ। अगर इनको हम क्षैतिज तरीके से देखना शुरू करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? पंक्ति। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप। ठीक है, आव्यूह क्या होती है? एक तरह की अरे होती है जिसे हम क्या करते हैं? नंबर को, फंक्शन को या किसी भी वैल्यू को सजाने के लिए या रखने के लिए यूज करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, जिनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहां पे हमें कोई न्यूमरल वैल्यू या कह सकते हैं नंबर के तौर पर कोई आंसर नहीं मिलता या उत्तर नहीं मिलता। इस सारणिक का हमेशा आंसर किस में होगा? एक नंबर में ही होगा, एक डेफिनेट नंबर में होगा। बात समझ में आ रही? सारणिक हमेशा
वर्ग के फॉर्म में मिलेगी। वर्ग के फॉर्म का मतलब है, वर्ग के रूप का मतलब है जितने स्तंभों की संख्या होगी उतने ही पंक्तियों की संख्या होगी। सारणिक के लिए मैंने क्या आपको कंडीशन बताई, जितने किसी सारणिक में स्तंभ होंगे उतने ही क्या होंगे, पंक्ति। ठीक है, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। सारणिक के लिए मैंने क्या कंडीशन आपको बताई, क्या आपको नियम बताया, पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या। अब बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं? ठीक है। अगर मैंने अभी कुछ देर पहले बात करी थी, एक वर्ग आव्यूह लिया था 2x2 का, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसको अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या फिर डेल्टा ए बी सी डी। अगली बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। ये हो गया इसके निरूपित किस तरीके से करते हैं, यानी कि सिंबल क्या है, नोटेशन क्या है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कोई मॉडुलस नहीं है या मापांक नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सारणिक हमेशा कैसी वैल्यू देता है, न्यूमरल वैल्यू, संकेतिक वैल्यू, अंकों में वैल्यू, अंकों वाली वैल्यू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा की। ये आया कहां से, इसकी शुरुआत कहां से है, मूल कहां से, मूल सजन। आप लोगों ने दो समीकरण पढ़े होंगे, दो वेरिएबल मतलब दो चर पद में, जैसे कि a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1, a2 x प्लस b2 y इज इक्वल टू c2। रेखीय समीकरण अब इनमें कुछ प्रतिबंध भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। क्या क्या प्रतिबंध पढ़े थे, अगर मैं पहले प्रतिबंध की बात करूं, अद्वितीय मान के लिए x तथा y के अद्वितीय मान के लिए प्रतिबंध क्या मिलता था, हमें यह प्रतिबंध मिलता था a1/a2, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात बराबर किसके गुणांकों के अनुपात के बराबर होगा, y के गुणांकों का अनुपात b1/b2। और क्या कहा जाता है, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान में आ रही। दूसरा आप लोगों ने प्रतिबंध पढ़ा था, x तथा y के कई मान के लिए प्रतिबंध यहां पे क्या होता है, x के गुणांकों का अनुपात a1/a2 बराबर y के गुणांकों का अनुपात, यानी कि b1/b2 आपस में बराबर है। और बराबर नहीं होंगे ये दोनों किसके, अचर पद के अनुपात में,
यानी कि C1 बटे C2। इतनी बात समझ में आ गई। ये आपने दो कंडीशन पढ़ी थी, मैं तीसरी कंडीशन नोट कर देता हूं। यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तीसरा प्रतिबंध मैं लिख देता हूं, कोई मान के लिए नहीं, x तथा y के कोई मान ना आने के लिए सॉल्यूशन, कोई मान ना प्राप्त होने का प्रतिबंध क्या होता था, जहां पे जो तीनों रेशियोज हैं, ये हमारे तीनों जो अनुपात है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बाई C2, ये तीनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, ये 9th-10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमने इसकी बात करी थी, क्या कहा था कि हम बात कर रहे हैं सारणिक के मूल की, मतलब कहां से शुरुआत हुई। तो जहां पर इनका हम सोल्यूशन करते हैं, जब इनका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन हमें मिल रही है। क्या कंडीशन मिल रही है, x तथा y के अद्वितीय मान, यानी कि एक रिजल्ट की। ठीक है, जो भी इनमें चर मौजूद इस्तेमाल हुए हैं उनके एक मान के लिए। ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, A1 A2 B1 B2 x y इज इक्वल टू C1 C2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका जो ये वाला आव्यूह है, इसका मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका एक डिटरमिनेंट बनाएं तो इसके मान की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, किसके लिए, अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए। अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए क्या बन जाते हैं हमेशा, A1 B2 A1 B2 AC माइनस B1 A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी ये जो सोल्यूशन है, सॉरी 0 नहीं होगा, यहां पे ये मान इसके बराबर होगा। ठीक है, यही चीज तो हम क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट में, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। या क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं बात करूं, वो मेरे पास A1 B1 A2 B2 अगर है, तो इसका मान किसके बराबर होगा, A1 B2 माइनस B1 A2। यहां पे जनरली हम क्या कर रहे हैं, इनके जो भी डायगोनल में लिखे हैं टर्म, डायगोनल मतलब तिरछे पद लिखे हैं, इनका आपस में गुणा करा रहे हैं, और पहले वाले पद में दूसरा वाला जो पद है उसके गुणन का घटा रहे हैं। मतलब पहला पद A1 इंटू B2 माइनस दूसरा पद क्या बनेगा, B1 इंटू A2 घटा दिया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, मान मिल जाता है। यही मान क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है। इसी तरीके से डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करते। तो ये था हमारा परिभाषा और इसका मूल, ये कहां से आया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा, मॉडुलस जिसे आप लोग समझ रहे हैं, ये मॉडुलस नहीं, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखिएगा इस चीज पे, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
एक अवयव वाला का वर्ग अवयव। अगर हम इसकी बात करें, हम कह रहे हैं जो हमारे पास अवयव है यानी कि मैट्रिक्स, वो अगर कुछ इस तरीके से हो, ए, बात समझ में आ गई? इसका मतलब हो गया एक रो हो और एक ही कॉलम हो। तो अगर इसका हमको डिटर्मिनेंट चाहिए यानी कि सारणिक चाहिए, तो क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंगल टर्म ही होगा। क्या बनेगा? सिंगल टर्म ही होगा जिसका मान होगा ए। ठीक है, वर्गाव्यू अगर मैं 2 × 2 का लेता हूं, मतलब अगर मैंने एक अवयव ले लिया जिसका मान है ए बी सी डी, 2 × 2 का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? आपको पहले भी बताया जा चुका है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी और डी। और इसका मान मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था। कैसे निकाला था? मैंने बोला था जो तिरछे टर्म है पहले पद से उठाइए, पहले पद उसका जो विकर्ण वाला पद मिल रहा है यानी ए इंटू डी, ए डी माइनस जो दूसरा पद है उसका गुणा किस में कराएंगे? सी में। क्या बनेगा? बी इंटू सी। ठीक है, आधी बात समझ में? 3 पदों का भी है, मैं वो भी बताता हूं आपको। इससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, डिटरमिनेंट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं x के लिए जो द्वितीय कोटि का है। अगर मैं एक उदाहरण लेता हूं, 4x + 1 3x = 5, मान x का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना होगा? आपको इसको सॉल्व करना होगा। देखिए, इसका अगर मैं हल लिखता हूं, बहुत सिंपल सा है। x × 4, 4 × x माइनस 3 × x + 1 बराबर 5। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 4x माइनस 3x माइनस 3 = 5। तो यहाँ पे इन दोनों को घटाने पे क्या मिल जाएगा? x, और -3 उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? 5 + 3 यानी कि x का मान क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आधी बात समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया। अब बात करते हैं वर्गाव्य। अगर हम ले लेते हैं 3 × 3 का, ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो अवयव होगा वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट हम जब डिटर्मिनेंट के लिए जाते हैं यानी कि सारणिक के लिए जाते हैं, अवयव को कैसा होना पड़ेगा? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक कॉलम, यानी कि जितने स्तंभ मिल रहे हैं उतनी ही क्या मिलनी चाहिए? पंक्तियां मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अवयव ले रहे हैं जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट लेता हूं या फिर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? हम 2 लाइंस लगा देंगे, इसमें जैसे एलिमेंट रखे यानी कि अवयव रखे वैसे ही लिख देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर इसका हम प्रसार की बात करें, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अवयव तीसरी कोटि की, तृतीय कोटि की
सारणिक का प्रसार। अगर मैं इसके प्रसार की बात करूं तो इसका प्रसार कैसे करेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसका प्रसार करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर हम इसका पहली रो पहला स्तंभ वाला पद ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ए, जिसमें हमें ध्यान से देखते जाइए आप, मैं दोबारा ऊपर नोट कर रहा हूं आपके लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहां पे देखिए, जब मैंने पहला पद लिया इसके विस्तार में, तो पहले पद से बनने वाली रो और पहले पद से बनने वाली कॉलम, आप इनको हटा दें। पहले पद से यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठने वाला जो भी अवयव है उससे बनने वाली जो रो बन रही थी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन, इस वाले सारे पदों को हटा दें। बची हुई जो भी पद आपको दिख रहा है उसको क्या बना ले, एक सारणिक में लिखना, मतलब ई एफ एच आई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर अगला जो भी पद हम ले रहे हैं, सेम काम हमको उसके साथ भी करना है, माइनस बी। मैं भी बताऊंगा यहाँ पे साइन क्यों हमने लिए, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेम काम हमको यहाँ पे भी करना है, बी जिस रो में और जिस स्तंभ में है उन सारे अवयव को हमें हटा देना है। यानी कि अगर मैं हटाने पड़ेंगे तो मुझे कौन कौन से अवयव हटाने पड़ेंगे, ए है, बी है, सी है, ई है और एच है। तो ये बचे हुए अवयव हमको दिख रहे हैं, डी एफ जी और आई, डी एफ जी एन आई। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। अब हमें तीसरा पद क्या था यहां पर, बी सी, ये हो गया ई और ये हो गया एच। अब यहाँ पे अगर हम तीसरा पद ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, जो कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आता है। अब यहां से इससे बनने वाली रो, इससे बनने वाली कॉलम वाले एलिमेंट्स हम क्या कर दे, हटा दें। मैं हटा दे रहा हूं, मैंने यहां पर पहले सी नोट कर लिया। अब क्या हमको डिटरमिनेंट में पार्ट लेना है, डी ई और जी एच को, डी ई जी एच। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको जरा ओपन कर दें, इनके मान निकाल दें, जो द्वितीय कोटि की डिटर्मिनेंट्स हैं। क्या बन जाएगा, ए इन अ ब्रैकेट ई आई माइनस एफ एच माइनस बी इन अ ब्रैकेट डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इन अ ब्रैकेट, इसमें क्या बनेगा, डी और एच यानी कि डी एच माइनस ई जी, ठीक है, ये हो गया इसका मान। अब इसमें हम समझेंगे ये साइन कहां से आ रहे थे। इसको जैसे मैंने पॉजिटिव लिया, इसको ऋणात्मक लिया या निगेटिव लिया, इसको धनात्मक लिया। इन साइन को समझने के लिए हमें यहां पे क्या समझना पड़ेगा, इस सारणिक का उपसारणिक यानी कि माइनर्स और सहगुणनखंड, ठीक है, सहगुणनखंड, ठीक है, कोफैक्टर जिसे कहते हैं, उनको जब समझेंगे तब वहां पे हमें इनके साइन के बारे में पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा, साइन के बारे में पता। एक तरीका आप ऐसे भी सीख लीजिए जरा, यहां पे माइनस वन नोट करते जाए सब जगह पे, और यहाँ पे भी -1। अब ध्यान से देखिए, ये वाला एलिमेंट किस पोजीशन पे आता है, इसकी स्थान कौन सा, पहली रो और पहला कॉलम। आप ऐड करते जाएं, 1 + 1, पहली रो यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसमें क्या बनेगा, पहली रो प्लस दूसरा स्तंभ। यहाँ क्या बनेगा, पहली रो प्लस तीसरा स्तंभ। यहाँ पे क्या बनेगा, ये पोजीशन क्या बनेगी, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम यानी कि 2 + 1, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। यहां पे क्या बन जाएगा,
ये क्या है, कौन सी पोजीशन पे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो थर्ड प्लस वन, यानी कि हम -1 के साथ क्या लेकर आए हैं, पोजीशन ऑफ रो, यानी कि ऐसा समझो, अगर i प्लस जे, आई को अगर मैं कह देता हूं पंक्ति का स्थान, ठीक है, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा, स्तंभ का स्थान। आई और जे की अगर बात करें, इनके मान कहां से कहां तक मिलेंगे, 1, 2 और 3 तक, इससे ज्यादा नहीं लेना, या तो पहली रो होगी, दूसरी होगी या तीसरी होगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं स्तंभ में 1, 2 और 3, तो यहाँ पे अब कौन सी पोजीशन बनेगी, अगर बात करें तीसरी रो दूसरा स्तंभ, यानी कि 3 + 2, यहाँ क्या बनेगा, तीसरी रो प्लस तीसरा कॉलम। तो हमारे पास फाइनली साइन वैल्यूज क्या मिल जाएंगे किसी भी डिटरमिनेंट के लिए, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ क्या आ जाएगा +1, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या मिल जाएगा हमें, -1, यहाँ क्या मिल जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस में 1, यहाँ पे साइन क्या मिल जाएगा, प्लस में 1, यहाँ पे साइन क्या मिलेगा, माइनस में 1, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या मिलेगा, प्लस में 1। इतनी बात समझ में आ गई। जब मैंने इन टर्मों को लिया था, इन पदों को लिया था, तो a जिसका साइन क्या मिल रहा था, प्लस का, तो a × 1 मतलब a हो गया। b में लिया तो b × -1 मतलब माइनस साइन लेना था, इसलिए मैंने माइनस लिया था। c की बात करें तो c मिल रहा था। हम इसकी हेल्प यूज करते हैं किसको निकालने में, कोफैक्टर्स को निकालने में, यानी कि सहगुणनखंड को निकालने में, ठीक है।